खबरों का सिलसिला रोकते हैं और अब आपको खास मुलाकात प्रोग्राम की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर हिजब इख्तिलाफ के लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद से आज खास मुलाकात प्रोग्राम में बात की एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ने। सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, करती है हर जमा जो अपने अमल का एहतिसाब। खुशामदीद आपका हमारी ख़ास नशरियात में जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और लगातार आपसे हर हफ्ते किसी न किसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं। सियासी उफ़क़ पर जो कुछ चल रहा है उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। मुल्की और रियासती सियासत पर भी बात होती है, और आज भी एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने रूबरू होने जा रही है जो मोहताज तारुफ बिल्कुल नहीं है, अरसे दराज से सियासत के अंदर है, मुल्की सियासत में एक नामवर नाम है, इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं में गिना जाता है। और जब हम अपनी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो रियासत जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट बहुत बार कर चुके हैं, अपर हाउस लोअर हाउस के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी बसते वज़ीर आला के हमारे आज के मेहमान हैं। जम्मू कश्मीर से मायनाज एक ऐसी शख्सियत गुलाम नबी आज़ाद साहब जो तारफ़ मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज की नशस्त ज़रा दो हिस्सों में चलते हैं। मुल्की सियासत बड़ी अहम है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, बाद में जम्मू कश्मीर की बात भी करते हैं। मौजूदा निज़ाम जिस वक्त चल रहा है, जब आप और हम बात कर रहे हैं तो हज़ारों किसान सड़क पर भी हैं। मुल्की सियासत को आप कहाँ पर देख रहे हैं? जिस तरीके से चल रहा है निज़ाम, हर दिन कहीं ना कहीं एहतजाज है, सरकार के ख़िलाफ़ एक आवाज़ है, और सरकार लगातार दूसरे महाज पर दूसरे फ्रंट पर आके पहले बातचीत और उसके बाद लेबलाइजिंग का सिलसिला शुरू होता है। अब किसानों के ऊपर भी कभी खालिस्तान, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग और कभी कहीं से उन्हें लेबल करने की कोशिश की जा रही है। ये जो निज़ाम है, जिस सिस्टम को चलाने की कोशिश की जा रही है, इसे आप एज ए सीनियर लीडर के कैसे देख पा रहे हैं? मेरे ख्याल में जो मौजूदा हुकूमत है, वो जो हमारा मिजाज है हमारे मुल्क का, और वो मिजाज आज़ादी से पहले का भी था और आज़ादी के बाद का भी था, उस मिजाज की बिल्कुल उलट चल रही है। इस पार्टी को, जो रूलिंग पार्टी है, उसको बहुमत मिला, दूसरी दफ़ा मिला। ठीक है, इलेक्शन में पार्टियां जीतती हैं, पार्टियां हारती हैं, वो जमहूरियत। लेकिन जिस तरह से पहले हुकूमतें बनती थी, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की भी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत ही क्यों ना हो, या मोरारजी देसाई जी की ही जनता पार्टी की हुकूमत क्यों ना हो, चंद्रशेखर की हुकूमत क्यों नहीं, दूसरी सियासी पार्टियों की रहनुमाई में जो सरकारें बनी, उनका तर्ज हुकूमत, सरकार चलाने का जो तरीका था, वो तकरीबन सभी पार्टीज़ का 19-20 का फ़र्क छोड़कर एक तरीके का था। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, उसका तरीक़ाकार सरकार चलाने का बिल्कुल मुख्तलिफ। पुरानी सरकारों का, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस हो या अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या दूसरे वज़ीर आज़मों की, उनका तरीका वही था जो आज़ादी से पहले का कांग्रेस का तरीका था। वो था डायलॉग का तरीका। दुनिया में हिंदुस्तान को, इतने बड़े मुल्क को आज़ाद कराना, इतनी बड़ी ताकत बरतानी साम्राज्य से, डायलॉग से, तलवार से नहीं, गोली से नहीं, हथियारों से नहीं, डायलॉग से, मुलाकातों से, मीटिंगों से। कई मीटिंगें हिंदुस्तान में हुई, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी लंदन तक पहुंच गए। तो ये डायलॉग से ही हमने हिंदुस्तान को आज़ाद किया। तो उसका मतलब ये बन गया कि आज़ादी हमारी जो मिली है, तलवार से नहीं मिली है, एक तरफा रोबदाब से नहीं मिली है, डरा के नहीं मिली है, बल्कि डायलॉग से मिली है, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देने से मिली है। जो मुल्क के बंटवारे भी, जो बहुत ही बदकिस्मती हुई इस मुल्क के लिए, लेकिन वो भी डायलॉग से हो गई, वो भी तरीके से हुई। उसमें भी कोई जंग नहीं हुई कि तुम आधा हिस्सा ले लो, तुम हासा, वो भी डायलॉग से हुई। तो उसी के बाद से जो भी सरकारें बनी 1947 से लेकर और 2014 तक, उन्होंने हिंदुस्तान में अलग अलग जो आवाज़ें उठी, कई बार आवाज़ें उठी, कश्मीर में कई बार आवाज़ें उठी, नागालैंड में उठी, मिज़ोरम में उठी, अरुणाचल प्रदेश में उठी, मणिपुर में आवाज़ें उठी अलहदगी की, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब में आवाज़ें अलहदगी की उठी। लेकिन अगर ये देखेंगे, इन तमाम जगहों में जो भी हुकूमत उस वक़्त थी, उन्होंने डायलॉग से उन
प्रॉब्लम्स को हल किया और एक शांति, एक मुल्क, विशाल देश बना दिया। कहीं इस सरकार की या कोई कानून पार्लियामेंट में बनाए तो वो भी डायलॉग से, अपोजिशन के साथ बैठ के और उनके साथ एक आम सहमति बनाई। मेरे ख्याल में जितने भी कानून बनाए हैं पार्लियामेंट में आज तक कितने 72 सालों में, अधिकतर जो कानून बने हैं वो आम सहमति से बने हैं। कानून बनाने से पहले, बिल लाने से पहले सरकार और अपोजिशन के बीच में, सरकार और जो स्टेक होल्डर जिनसे मुतालिक, जैसे किसानों के हैं, वो स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपोजिशन में नहीं है, वो किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन वो उन पर असर होता है, वो प्रभावित होते हैं सरकार के असली फैसले से, एक फैसले से या दूसरे फैसले से, या किसान मजदूर जो होते हैं, यूनियन मजदूरों की यूनियनें बहुत हैं हिंदुस्तान में, उनके संबंध में अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उन यूनियनों से पूछा जाता है, कोई ना कोई डायलॉग होता है। इस सरकार में एक ही कमी है कि वो डायलॉग की कमी है। वो एक तरफा फैसले लेने पर कि हमने ये फैसला किया तो अब सबको मानना चाहिए, वो जमहूरियत के खिलाफ है। तो यही आज किसानों के साथ भी हुआ कि इतना बड़ा फैसला लिया, एक तरफ से हिंदुस्तान भर की सब यूनियन है, यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसकी भी जो यूनियन है वो भी उनके साथ नहीं है। तो हिंदुस्तान की जितनी यूनियन हैं, बीजेपी की यूनियन मिलाकर वो सरकार के खिलाफ है। तो लेकिन और अपोजिशन पहले ही उसके खिलाफ थी। आपको मालूम होगा कि आखिर के 2 दिनों में मैंने ही आखिरी स्पीच करके और बाइकआउट कर दिया था, और फिर रात को हम 24 घंटे कई हमारे एमपी रात भर भी पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में हड़ताल लेके बैठ गया, एहतजाज करके बैठा। तो दोनों हाउसेस में पूरी विपक्ष जो थी वो भी इस बिल के खिलाफ है। तो अगर ये बिल जिसमें दोनों पार्लियामेंट के अपोजिशन खिलाफ हैं और हिंदुस्तान के सारे किसान खिलाफ हैं, और उसके बावजूद भी फिर आप अटक के रहना, तो ये जमहूरियत के खिलाफ है। लेकिन आजाद साहब, मुज़ाकरात की आप बात करें, आप डायलॉग की बात करें, सरकार जब से किसानों का मामला है, अब जरा पहले इसी पे बात करता हूं, डायलॉग प्रोसेस को तो आगे बढ़ाना चाहिए। वो तो आप बात की बात है ना, वो तो आप कत्ल करेंगे तो उसके बाद आप गर्दन जोड़ दो, वो तो जुड़ती नहीं है ना। वो तो पहले डायलॉग होना चाहिए ना। डायलॉग कानून बनाने से पहले होना चाहिए था। इसीलिए हमने इसको बताया था कि इवन पार्लियामेंट में भी जब बिल होते हैं तो जो कोई विवादित बिल होता है, जहां आम राय नहीं बनती है सरकार के ऊपर, उसको स्टैंडिंग कमेटी भेजता। लोकसभा में भी हमने कहा स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो, राज्यसभा में भी स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का मकसद ये होता है कि एक तो सभी पार्टीज के दोनों हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और फिर 2-4 महीने में वो तमाम उन लोगों को बुलाते हैं जिनके लिए बिल बनाया जाता है। मान लीजिए ये किसानों से संबंधित बिल था, तो इसमें किसानों की यूनियनों से, चाहे वो 50 यूनियनें हैं, 40 यूनियनें, 30 यूनियनें हैं, सरकार को समर्थन देने वाली यूनियनें हैं या किसी से नहीं है, तो वो मुज़ाकरात करते और जो बिल बन जाता तो वो उसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज की सुझाव भी आ जाते और जितने हिंदुस्तान के जो किसान हैं उनकी भी अभी जो हमारे पास इशू है वो ये है कि किसान एक तरफा है कि तीनों कानूनों को जनाब ख़त्म कर दीजिए और जिस तरीके से चल रहा है उसी को कंटिन्यू कीजिए। सरकार कह रही है कि हम अमेंडमेंट्स लाने के लिए तैयार है और किसान अमेंडमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो किसान का भी जो व्यू पॉइंट है वो भी तो एक अड़ियल रवैया है, उसे भी तो नरमी लानी पड़ेगी। तो सवाल है कि उस अड़ियल पर किसने उसको मजबूर किया। अगर पहले आप दवाई देते हैं तो टेबलेट से मजदूर आदमी ठीक हो जाता है, लेकिन आपने उसको निगलेक्ट कर दिया तो फिर वो आईसीयू में पहुंच जाता है। फिर आप दुनिया भर का दवाइयाँ दे वो ठीक नहीं होता। तो इस वक्त जो किसानों का मसला है वो आईसीयू में पहुंच गया। जिस वक्त उसका इलाज था, जिस वक्त वो एक टेबलेट से ठीक हो सकता था, वो हो सकता था कि ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता, जहां तमाम अपोजिशन पार्टियां और किसान यूनियन के साथ डायलॉग होता, बात होती, उनकी बात सुनी जाती, तो सरकार भी खुश हो जाती, अपोजिशन भी खुश हो जाती, किसान भी खुश। आज की किसी पॉलिटिशियन के हाथ में नहीं रहा।
जो सरकार कहती है रोज दिन भर गालियां देती है अपोजिशन पार्टीज को, आज मैं कहना चाहता हूं आज किसी अपोजिशन पार्टी के हाथ में किसान नहीं है और किसान किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। किसान तो किसान है, वो अपना फ़ायदा और नुकसान सोचती है और अपना फ़ायदा और नुकसान में ही हिंदुस्तान का फ़ायदा है, उनका वो अपना फ़ायदा नहीं है। उससे ज़्यादा फ़ायदा हिंदुस्तान के लोगों को जिनको पीडीएस के ज़रिए अनाज सस्ते दामों पर मिलता है। तो मेरे ख्याल में इस पे सरकार को प्रेस्टीज पे नहीं बैठना चाहिए। ये कोई आपको नहीं लगता प्रेस्टीज दोनों साइड से, किसान ने भी प्रेस्टीज बना दिया और सरकार प्रेस्टीज पर है ही, तो इस बीच जो आम आदमी है जिसने दिल्ली के अंदर बाहर जाना है वो भी अब सफर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। अब इसमें आप किसानों को नहीं, इसमें सरकार हमेशा झुकती है। सरकार तो माई बाप होता है। जब बच्चे कुछ मांगते हैं तो आप बच्चों को नहीं कहते हैं, आप माँ बाप को ही मान जाना चाहिए। तो सरकार एक माँ बाप होती है, उन्हें कहना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि कई पहले बिल वापस नहीं लिए, कई बिल वापस ले गए हैं। जब जनता चाहती है, हमारे लोकतंत्र में तो जमहूरियत में तो जनता सबसे ऊपर है। गुलाम नबी आज़ाद साहब, आप हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडरों में आपका शुमार, आपने सरकार को देखा है, हिज़्ब इख्तिलाफ को देखा है, लेकिन अभी जो तज्ज़िया निगारों का मानना है वो ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ का जितना वाइब्रेंट रोल होना चाहिए था वो डे वन से नज़र नहीं आया। इसी वजह से सरकार को एक लिबर्टी मिली ऐसे कानून लाने के लिए जिस पर बाद में हंगामे भी होते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में जहाँ तक कानून लाना और न लाना, उसमें बाहर जो अपोजिशन उसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन अंदर पार्लियामेंट में मेरे ख्याल में अगर 6 साढ़े 6 साल में देखेंगे अपोजिशन का रोल है, शायद इतना सख्त अपोजिशन का रोल नहीं हुआ होगा। राज्यसभा में तो कई दफ़ा हमने बिल, जब तक हमें अच्छा नंबर था तो कई बिल हमने पास नहीं होने दिए। वो जो उन्होंने अब 3 साल के बाद पास किए, 4 साल के बाद जब उनको बहुमत मिला, इवन ये किसानों का ही बिल है। मेरे ख्याल में जितना हंगामा इस बिल पे लोकसभा और राज्यसभा में हुआ है कभी नहीं हुआ, और शायद मेरे 40-42 साल के पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में ये पहली दफ़ा हुआ कि हमारे एमपीज़ ने, अपोजिशन के एमपीज़ में पार्लियामेंट के प्रेमाइसेस में 24 घंटे का दर्द दे दिया। रात भी वहीं सोए पार्लियामेंट के बाहर ही, गांधी जी की उस प्रतिमा के सामने रात भर भी वहीं से। तो ऐसा कभी मैंने 42 साल में नहीं देखा। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर भी तो एक रोल बनता है हिज़्ब इख्तिलाफ का, पार्लियामेंट के बाहर भी रोल नजर नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर भी रोल बनता है, वो भी सब अपोजिशन पार्टियां अपनी अपनी स्टेटों में करती हैं, डट के मुकाबला करती हैं। लेकिन इस वक्त ये अपोजिशन वर्सेस सरकार नहीं है, इस वक्त किसानों ने खुद अपने हाथ में, उन्होंने देख लिया कि शायद अपोजिशन पार्टियां नाकाम हो गई हमें इंसाफ दिलाने में, तो अब किसानों ने इसको अपने हाथ में। अभी एक बड़ा इल्ज़ाम कांग्रेस पर यह भी है कि कैप्टन साहब पंजाब में बैठे थे, उन्होंने मोबिलाइज सारा मॉब कर दिया। अब हो सकता है उनके हाथ से भी बाहर चली गई हो बात, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं मोबिलाइजेशन उनकी थी सरकार के खिलाफ। किसान किसी के हाथ में नहीं है और किसान किसी पार्टी से संबंधित नहीं रखता है। किसान अपने नफा और नुकसान सोचता है और उसके साथ ये भी सोचता है कि अगर अनाज पैदा होगा तो देश का क्या होगा। मेरे ख्याल में सरकार जितना सोचती है जनता के बारे में, उससे ज़्यादा किसान सोचता है। तो उस किसान को नाराज़ करना मेरे ख्याल में सबसे बड़ी भूल होगी। अब जो ये तज्जिया सामने रखा जा रहा है सरकार की तरफ से कि जब ये मसवदे कानून तैयार हो रहा था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुई कि पंजाब एक बड़ा स्टेट है, एक तरफ से ये, और दूसरा तुक सरकार लगातार दे रही है। देखिए जिन एरियाज़ में चुनाव हुए हैं, बल्दियाती चुनाव हुए हैं, म्यूनिसिपलिटीज़ के चुनाव, वहाँ तो किसानों ने वोट दिया है बीजेपी को। ये एक स्पेसिफिक सोच है जिसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश। पंजाब तक कहाँ यह है, आज तो पूरे हिंदुस्तान में है। महाराष्ट्र में किसानों का है, कर्नाटक में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है, यूपी के किसान आ रहे हैं, हरियाणा के किसान आ रहे हैं। आज तो हिंदुस्तान के हर हिस्से में एजिटेशन चल रही है। तो यहाँ पंजाब एक छोटी सी एरिया के हिसाब से, आबादी के हिसाब से बहुत छोटा सा स्टेट है मुल्क के बाकी स्टेटों। तो बड़े बड़े सूबों में तो ये एजिटेशन चल रही है, आज से नहीं चल रही है, तभी से चल रही है जब से ये बिल पास हो गया है पार्लियामेंट के। तो आज मैंने जैसे कहा कि ये आज किसानों ने अपने हाथ में लिया है एजिटेशन। वो समझते हैं कि अपोजिशन
जितना वो कर सकती थी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने किया, तो उनकी चली नहीं। बाहर कर सकते थे, किया, नहीं चली। अब हम खुद अपने हाथ में करेंगे। तो इसलिए जब अवाम ये फैसला करती है कि अब हम फैसला लेंगे, वो बहुत सख्त होता है। और उसके खिलाफ जाना किसी सरकार के लिए, मैं नहीं कहता बीजेपी की सरकार के लिए, हमारी सरकार क्यों नहीं हो, बहुत मुश्किल काम होता है। और किसान के खिलाफ जाना तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती होगी इस सरकार के लिए कि किसानों को नाराज़ करना। ये एक बड़ा मुद्दा था जिस पर आपने अपनी राय रखी और आपने कहा कि किसान माई बाप सरकार है तो उन्होंने थोड़ा नरम रुख लेना पड़ेगा। थोड़ी देर में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कुछ आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी ये कर्जी है। लेकिन मुल्क की सियासत में कांग्रेस का भी एक बड़ा रोल बनता है और लगातार विद इन द कांग्रेस से जो बड़े लीडर्स हैं, आप जैसे कद्दावर नेता हैं, वो भी नाराज़गियाँ कभी कभार दिखाई दे रहे हैं कि बड़े हसास मामलों पर जिस तरीके का लाइन अडॉप्ट करना था वो नहीं कर पाए, जिस तरीके का एक्शन करना था वो नहीं कर पाए, और उस तजब्जुब का शिकार अभी भी कांग्रेस है या अब वो सारा मामला थम गया? नहीं, हमने कोई कांग्रेस की कोई वैसी लड़ाई नहीं है। कांग्रेस की है कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे मुल्क में कोई भी ऐसी पार्टी आज नहीं है जिसकी उम्र 135 साल। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी के साथ साथ यही अकेली पार्टी है जिसकी सरबराही में हिंदुस्तान, जिसकी लीडरशिप में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो उसकी वजह से पुरानी पार्टी होने के नाते और सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स इसमें हुए और इसकी रहनुमाई में, इसकी लीडरशिप में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। दूसरी भी कई पार्टियां थी, लेफ्ट पार्टियां थी, बाकी पार्टियां थी जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप में थी। गांधी जी कांग्रेस के थे, नेहरू कांग्रेस के थे, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल ये कांग्रेस के थे टॉप लीडर। इससे भी बहुत और ज़्यादा कई लोग उनकी लीडरशिप में मिले, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो हम समझते हैं कि ये कांग्रेस चैलेंजेस का मुकाबला तभी कर सकती है जब ये ऑर्गेनाइज्ड हो। तो हम अंदर पार्टी में जो बात करते हैं, हमें कोई लीडरशिप का झगड़ा नहीं है या कम बोलता है कोई या ज़्यादा बोलता है, उसकी लड़ाई नहीं है। क्या हम यूनिट्स हमारे होने चाहिए, हर जगह यूनिट्स होने चाहिए, ब्लॉक यूनिट्स होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स होने चाहिए, स्टेट यूनिट्स होने चाहिए। कई जगह हमारे यूनिट्स कमज़ोर हैं और बने नहीं हैं, तो उसकी तरफ हम पार्टी की लीडरशिप का ध्यान देते हैं, वरना कोई ये बड़ा इशू नहीं है। और मेरे ख्याल में अब कुछ शुरुआत हुई है और इसमें ये कोविड वाला जो 8-9 महीने का मामला हुआ, बल्कि पूरा साल ही हुआ। जनवरी फरवरी में तो पार्लियामेंट होती है, असम्बलियाँ होती हैं, तो वो वैसे ही जनवरी फरवरी मार्च कोई काम होता नहीं, क्योंकि अब हिंदुस्तान भर में या तो असम्बली सेशन होते हैं, बजट होते हैं। तो उसके बाद मार्च से अब कोविड शुरू हो गया, तो ये साल इसी में निकल गया कोविड के। तो उस वजह से भी हमारी जो शायद जो हमने बातें उठाई हैं, अगर कोविड नहीं होता तो शायद आज तक वो उनका समाधान, उनका हल निकल गया। जितनी ये बड़ी पार्टी है उतनी मजबूत होनी चाहिए थी ग्राउंड में। जो आपके बाद पार्टियां बनी वो आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रिप कर रही है पूरे इंडिया में। उन्होंने अपने दफ्तर खोले, हुकूमतें बना रहे हैं। आप एंटी इनकम्बेंसी अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की नज़र में देखें, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन फिर भी उसका फ़ायदा कांग्रेस को नहीं। वो ठीक है, अब हमारा तरीका इलेक्शन लड़ने का अलग होता था, इस सरकार का तरीका अलग होता है। हमारे वक्त में इलेक्शन पार्टी लड़ती थी, इस आज की पार्टी लड़ती है। तो हमारे वहाँ में नहीं होता था, हाँ, इवन कैंपेन में नहीं होता था। लड़ती है, कॉर्पोरेशन लड़ती है। आपने देखा कि हैदराबाद कॉर्पोरेशन इलेक्शन में थे, पूरी यूनियन कैबिनेट उतर गई थी। तो ये ये तो मानना पड़ेगा ना, पार्टी स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि हर कोई चुनाव को अपना मानता है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे मंत्री कैबिनेट के वहां देख रहे हैं। तो हमारा सिस्टम थोड़ा अलग था। हमारे सिस्टम में मंत्री सरकार चलाते थे और
पार्टी लीडर पार्टी चलाते थे। इनके वक्त में मंत्री भी पार्टी चलाते हैं और सरकार भी पार्टी चलाते हैं और सरकार कोई नहीं चलाता। नहीं, आपके टेन्योर में भी मंत्री जाते थे सरकार कोई नहीं चला रहा। नहीं, आपके टेन्योर में भी तो मंत्री जाते थे कैंपेनिंग के लिए, बहुत ज्यादा कैंपेनिंग हुआ है उस वक्त में भी। तो आज प्रॉब्लम यह है कि मंत्री इस वक्त मंत्री और पार्टी वाले सब पार्टी चला रहे हैं, लेकिन सरकार कोई नहीं क्या चला मैं रहा। ये मानूं कि जो सरकार के अंदर लोग बैठे हैं वो इतने ज्यादा इफेक्टिव है ग्राउंड पर लोगों के सामने कि उनकी बात को माना जाता है, और हिज़्ब इख्तिलाफ अगर जेन्युइन मुद्दा भी उठाती है वो सरकार आवाम की समझ में नहीं आता और वो वन साइड पे वोट कर देते हैं। आपने समझा नहीं थे, फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ। हमारी वक्त में पार्टी और पार्टियों के बीच में मुकाबला होता था। एक तरफ से हम चाहे रूलिंग पार्टी भी हो तो हमारी तरफ से पार्टी वाले इलेक्शन लड़ते थे और दूसरी तरफ से विपक्षी पार्टी। आज हमारी तरफ से पार्टी लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से पार्टी भी लड़ रही है और सरकार भी लड़ रहे हैं, और सरकार जब लड़ती है तो उसमें साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी लड़ती है। तो आज हमें इलेक्शनों में मुकाबला करना है, बीजेपी का मुकाबला है, मंत्रियों का मुकाबला है और एडमिनिस्ट्रेशन का मुकाबला है, तीन मिलके लड़ते हैं। पर ये तो माना जाए कि भारत की जमहूरियत और कहीं कहीं इलेक्शन कमीशन भी मिलके उनके साथ लड़ता है। ये बड़ा इल्जाम है जी, क्योंकि भारत के अंदर तो यही एक खूबी है कि हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन इतना बेहतर है कि दुनिया में मिसाल इलेक्शन कमीशन थी पास्ट की बात करता है की बात नहीं करता थी। तो क्या आप ये मानते हैं कि मौजूदा सिस्टम में बड़े रिफॉर्म की जरूरत है ताकि एक शफाफ इलेक्शन हो सके? पूरे हम कहीं कह चुके हैं, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर हैं कि डेमोक्रेसी को बहाल करने की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी में कमज़ोरी आ गई है और हमारी जो सबसे जड़ें मजबूत हैं वो हैं जमहूरियत की, और जमहूरियत लोग चाहते हैं। इसीलिए देखें कश्मीर जैसी जगह जहाँ इतना तूफ़ान आंधी चल रहा है लेकिन लोगों को जमहूरियत पे विश्वास है। लोग आज देहात में भी शहर में भी डीडीसी में इलेक्शन हिस्सा ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, अच्छी तरह हिस्सा ले रहे हैं, डट के कैंपेन कर रहे हैं, इस बर्फ़ में भी कैंपेन कर रहे हैं। उसका मतलब है कि जो हमारे मुल्क का मिजाज है वो जमहूरियत पर है। तो आज सबसे इस देश में जो ज़रूरी है चीज़ है और जिसकी ज़रूरत है कि जो हमारे पिलर्स हैं, 4-5 पिलर्स जो हैं वो हिलने नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए, कोई दखल उसमें सरकार का नहीं होना चाहिए। जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उनको अपना मीडिया जैसे है उसको पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए, वो सरकारी मीडिया नहीं बनना चाहिए। आज इल्ज़ाम क्या है, पूरी दुनिया में इल्ज़ाम है कि हिंदुस्तान में जो मीडिया है वो सरकारी मीडिया बन गया है। ये कभी पहले इल्जाम नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का मिसयूज करने का सबसे ज्यादा इल्जाम कांग्रेस पर है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो तोता कह चुका है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को। हाँ, वो आज दुनिया जानती है कि सब अथॉरिटीज का क्या हाल है और वो अथॉरिटीज खुद जानती है कि उनका हाल क्या हो गया। आपके टेनियर में सिर्फ एक थी, अब सब यही है। आज वो अथॉरिटीज खुद जानती हैं कि उनका हाल क्या हो गया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन खुद वो भी रोते हैं। तो नाराजगी का असर फिर सीधे से इलेक्शन में दिखना चाहिए था, न यूपी में वो दिखा न दीगर स्टेट्स में दिखा जहां रिग्रेस कैंपेनिंग कांग्रेस ने भी की। ठीक है, अब यूपी में कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है, वो कई सालों से कमज़ोर होती आ रही है और उसके दूसरे कारण भी हो गए ना। बदकिस्मती से अब इलेक्शन कई सालों से पॉलिटिक्स के बजाय धर्म की पॉलिटिक्स हो गई है और धर्म के सामने कोई जीतता नहीं है। ये हमारी जमहूरियत के लिए बहुत सबसे बड़ा नुकसान है। कहीं भी जमहूरियत में, ये नहीं कहता हिंदू धर्म की, कहीं मुस्लिम धर्म पे अगर कोई राजनीति करता है तो वो जमहूरियत के खिलाफ है। कोई क्रिश्चियन धर्म के नाम पे कोई अगर राजनीति करता है वो जमहूरियत के खिलाफ है। कोई सिख धर्म के नाम पे राजनीति करता है वो खिलाफ है। कोई हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति करता है वो खिलाफ है। हम इस बात के हमेशा से खिलाफ रहे हैं कि मज़हब और इलेक्शन अलग अलग चीज़ें हैं। ये अगर मिक्स हो जाए तो जमहूरियत का कोई मायने नहीं है, फिर तो धर्म का इलेक्शन हो गया ना। फिर आपका जमहूरी इलेक्शन कहाँ हो गया। यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि हिंदू को मुसलमान जिता के देने चाहिए, मुसलमान को हिंदू जिता के देनी चाहिए,
तो असली डेमोक्रेसी है। तो यहाँ अगर आज क्या हो रहा, कुछ पार्टियां जहां उनके 35% मुस्लिम भी है स्टेटों में, लेकिन तो भी एक भी नहीं देते हैं। 20% मुस्लिम है जहां 50 कैंडिडेट होने चाहिए, 80 कैंडिडेट होने चाहिए आबादी के हिसाब से, लेकिन तो भी मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं मिलता। तो उसका मतलब है धर्म के नाम पे इलेक्शन हो रहा है। तो ये बहुत हिंदुस्तान की जमहूरियत में, एक धर्म को इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, ओवरऑल आपने बड़ा खाका खींचा, लेकिन मैं इवन कश्मीर की बात करता हूँ। कश्मीर में भी 5-6 हिंदूज को टिकट देना चाहिए और मुसलमानों को जिताना चाहिए। और एक वक्त ऐसा था कि हमारे अनंतनाग से और श्रीनगर शहर से हमारे कश्मीरी पंडित जी प्यारेलाल लंडू साहब थे, फतेहदार जी कश्मीर से थे, मनोहर लाल कौल साहब अनंतनाग से थे। ये जीत के आते थे मुसलमान। 97-98% मुसलमान कश्मीरी पंडितों को जिता। अब माइनॉरिटीज को लेकर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अब आपने बात छेड़ दी तो जरा जल्दी से मैं ये भी समझ लूं। माइनॉरिटीज को लेकर सरकार का एक बहुत बड़ा दावा यह है कि जो माजी में नहीं हुआ वो अब किया जा रहा है और अपलिफ्टमेंट बहुत ज्यादा है। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी माइनॉरिटीज की होनी चाहिए थी वो कहीं पर नजर आ रही है आपको? नहीं, देखो, सबसे पहले जमहूरियत में अपलिफ्टमेंट किसको कहता है? रिप्रेजेंटेशन कहाँ है आज? आज यूपी इतना बड़ा स्टेट है, 80 में से कहाँ मुसलमान है? एक मुसलमान है। 20% आबादी, 20% क्या हुआ? तकरीबन 16 MP होने चाहिए। 400 आपके 404 MP है, रूलिंग पार्टी के 300 कुछ है, एक MLA नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है जमहूरियत में। अपलिफ्टमेंट जब होती है, आपको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, असेंबली में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपको जिला परिषद में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, फिर वो लोग दूसरों की अपलिफ्टमेंट कर दें। लेकिन जो अपलिफ्टमेंट, जो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो आवाज़ उठाएंगे वही नहीं है, तो आवाज़ कौन उठाएगा? तो इसलिए, और ये दुर्भाग्य से कई सालों से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, और आज तो बिल्कुल 4-6.5 सालों से तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है रिप्रेजेंटेशन। इसलिए अपलिफ्टमेंट तो बिल्कुल निल है आज। अब आप नेक्स्ट फ्यूचर को कहां पर देखते हैं? राज्यसभा में भी पूरा विपक्ष जो है वो सुकड़ता जा रहा है, और रास्ते आसान सरकार के लिए कि जिस तरीके का कानून आए वो अपर हाउस से भी ऑटोमेटिकली पास होकर चला जाएगा। देखिए, सभी सियासी पार्टियों को, और मैं नहीं समझता हूं कि कोई रूलिंग पार्टी समझती है कि अपोजिशन। कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने हमको खुद बोला कि भाई अपोजिशन बहुत ज़रूरी है, स्ट्रांग अपोजिशन ज़रूरी है सरकार के लिए। और मेरे ख्याल में बहुत सारे मंत्रियों ने बताया कि अपोजिशन बहुत ज़रूरी है, स्ट्रांग अपोजिशन बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं ये समझता हूं कि रूलिंग पार्टी भी चाहती है कि अपोजिशन ख़त्म हो जाए। जो भी अच्छा सोच का आदमी हो वो चाहेगा कि अपोजिशन मजबूत हो। अब अपोजिशन सरकार तो प्रोवाइड नहीं करेगी मंच, जहां सरकार की खामियां हैं वो हम उठाते हैं, लेकिन उसके लिए अपोजिशन को भी बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और वो अपोजिशन पॉलिटिकल होनी चाहिए, पर्सनल नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटिकल होनी चाहिए। हमारी जो लड़ाई होनी चाहिए, जैसे बीजेपी है, हमारी कोई शक्ल से लड़ाई नहीं है कि मोदी जी की शक्ल कैसी है, अमित शाह जी की शक्ल कैसी है, राजनाथ जी की शक्ल कैसी है, दूसरे। हमारी क्या है कि उनकी जो पॉलिसी है वो ठीक है कि नहीं, और वो हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए ठीक है कि नहीं। तो इसलिए लड़ाई जब तक सब अपोजिशन पार्टियां पॉलिसी वर्सेस पॉलिसी नहीं लड़ेंगी तो शायद कोई बात नहीं बनेगी। तो इस वक्त, हमारे वक्त में ज़रूरत है कि पॉलिसी, अगर मजदूरों के खिलाफ पॉलिसी ठीक नहीं है सरकारों की, तो अगर हम उसमें विरोध करेंगे तो लोग हमारी तरफ से आए। अगर हमने देखें किसानों के बारे में बात की तो किसान खिलाफ हो गया उनके, चाहे आज हम लीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट और असेंबलियों में तो हमने लीड ली।
और पिसा किसान ने सोच लिया कि वाकई ठीक है, आज वो किसान कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट के बारे में सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है, तो अगर हम उस पर विरोध करेंगे तो कोई हम पे आरोप नहीं लगा सकता। तो जरूरत अपोजिशन की भी है। मैं सारे अपोजिशन की बात करता हूँ, मैं कांग्रेस की बात नहीं, ओवरऑल अपोजिशन की बात करता है कि हमारी जो अपोजिशन होनी चाहिए वो पर्सनल से ज्यादा हमारी मुद्दों पे होनी चाहिए। और वो मुद्दे उसकी पार्टी से संबंधित नहीं होने चाहिए, वो मुद्दे लोगों के होने चाहिए, जो आज शायद नजर नहीं आ रहा। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2014 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी, क्योंकि आप कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से एक बड़ा नारा दिया गया कि मुल्क के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत होगा। जी अब नहीं तो वो लग रहा है कि कांग्रेस वहीं की ओर जा रही है। गलत मुद्दा था वो, अभी लगी वैसा ही रहा है ना। वो गलत मुद्दा था कि कांग्रेस मुक्त। अब कांग्रेस में मुक्त हो जाएगी तो एक हिस्ट्रिक मुक्त हो जाएगी। कांग्रेस में चाहे 100 खामियां हों, लेकिन सेकुलर और सोशलिस्ट प्रोग्राम को आज। नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत पर आएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद और पूछेंगे कुछ खट्टे मीठे सवाल गुलाम नबी आज़ाद से कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की सियासत को वो देख रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। डीडीसी के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव से पहले सूरत हाल क्या थी सबके सामने है। अब इस सिस्टम को जो अब नियर टू कंप्लीट है, इसे आप गुलाम नबी आज़ाद साहब एज ए सीनियर मोस्ट लीडर के, एज ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के कैसे देख रहे हैं? दो चीजें हैं इसमें। एक तो डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का जो सिस्टम है या पंचायती राज का सिस्टम है वो ठीक है या ना है, मैं कहूँगा बेहतरीन है। इस सरकार ने ये जो काम किया, पंचायती राज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी या ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी तक लाया, ये बहुत अच्छा। कोई अगर विरोध करता है तो उसको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि मैं 16 साल एमपी महाराष्ट्र से रहा हूँ और बेहतरीन इलेक्शन वहीं इसके होते हैं और बेहतरीन निज़ाम चलता है वहाँ। और यही शायद आपको मालूम नहीं, 6 साल राहुल गांधी जी चाहते थे कि हमारे स्टेट में पंचायती राज हर लेवल पे हो, बिल्कुल, क्योंकि राजीव गांधी ने इसको बहुत सतर्क और मजबूत किया था। और हमारी सरकार में ही, जब हमारी मिलीजुली सरकार थी, तो एक कन्वेंशन हमने किया और मैं आम चीज़ों से हट के यहाँ गया और वो रेजोल्यूशन मैंने मूव किया कांग्रेस की कन्वेंशन में श्रीनगर में, शेर कश्मीर का जो ऑडिटोरियम है उसमें मैंने मूव रेजोल्यूशन किया। स्टेट के लीडरों तक मैंने नहीं रखा कि ये मूव करो, लेकिन उसमें दोष मैं देना चाहता हूँ एमएलएज पर। एमएलएज हमारी पार्टी के भी, दूसरी कई पार्टी के नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ताकत हमारे हाथों से चली जाए। वो चाहते थे हम नाली भी खुद ही उसका फाउंडेशन स्टोन डालें, हाँ, नाली का भी उद्घाटन करें। कई लोगों की, हमारे लीडरों में सोच ऐसी है कि हम खुद ही कुछ करें। तो उन वैसे लीडरों ने इसको बनने नहीं दिया, मुझे बहुत अफसोस है। तो इस बात की मुझे खुशी है कि ये सिस्टम आया, लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने किया उसमें मैं बिल्कुल खुश नहीं। ये खुद के घर में लाने की कोशिश करता है। सिस्टम को से लोगों को फायदा होना चाहिए, न कि रूलिंग पार्टी को। हमारी सोच में और इनकी सोच में यही फर्क है। हम जब कोई पंचायती राज लाते थे, राजीव गांधी ने लाया था, उसमें 33% रिजर्वेशन नहीं थी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का भला हो या ना हो, वो कांग्रेस की कमेटी बने नहीं, कभी सोचा नहीं, आज तक हमने मीटिंग नहीं ली। लेकिन बीजेपी सबसे पहले हमने डिलिमिटेशन करनी है तो इसको जोड़कर वहाँ हमारी पार्टी का जोड़ के आएगा और अपोजिशन वाला हार जाएगा। अच्छा, वहाँ से कांग्रेस का ये कैंडिडेट बड़ा तकड़ा है तो इसलिए उसको एसटी कर दो। अच्छा, वहाँ एनसी का बड़ा तकड़ा कैंडिडेट है तो इसके लिए वुमेन कर दो। वहाँ पीडी का कैंडिडेट बड़ा खर्चा है तो उसको एससी कर दो। ये नहीं सोचते थे। तो इस सोच में फर्क है कि ये जो डिलिमिटेशन की, वो डिलिमिटेशन इस आधार पे नहीं की
कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देनी है, एससी को देनी है, एसटी। कहाँ हमने दूसरी पार्टी के पोटेंशियल लीडर को ब्लॉक करना है, इस तरीके से बनी। लेकिन क्या आपको नहीं ये लगता कि यहाँ पर भी कांग्रेस और सभी लीडर्स का एक रोल बनता था इलेक्शन के सामने? क्योंकि मैं उस पर आता हूं ना, रोल बनता था। और ये भी शायद पहली दफा हिस्ट्री में हुआ कि जब भी डिलिमिटेशन होती है, पार्लियामेंट के लिए होती है, असेंबली के लिए होती है या जिला परिषद के लिए, हर पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को लिया जाता है। यहां तो सरकार ने बनाई, यहां पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं लिया। जब पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं तो वो बैठते हैं कि अच्छा इस कॉर्पोरेशन में ये महिला को देना चाहिए, नहीं एससी को, यहाँ पॉपुलेशन है उसको देना चाहिए, एसटी को देना चाहिए कि नहीं, अगर यहाँ एसटी दी तो यहाँ एससी को, यहाँ कहीं जगह दोनों एसटी के हैं, वो तो होना चाहिए ना। एक आध एसटी को दिया, फिर जनरल हुआ, फिर वुमेन हुआ। लेकिन ये पहली दफा हुआ कि यहाँ सरकार ने खुद किया, क्योंकि सरकार ने इसलिए खुद किया कि पार्टी को फायदा उठाना। तो ये जहां मैं तो इस पर एतराज क्यों नहीं किया गया? सवाल तो यही है ना। एतराज कहां किया? शाम को उन्होंने अनाउंस किया, दूसरे दिन इलेक्शन अनाउंस किया, वही क्योंकि पार्टी को फायदे पहुंचाने नहीं, डिलिमिटेशन को लेकर तो पहले दिन से ही बात चल रही थी कि ऐसा हो रहा है जी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां मैं बहुत खुश हूं कि ये सिस्टम शुरू हो गया, उतना ही वहां दो चीजों पर नाराज है कि डिलिमिटेशन इन्होंने रूलिंग पार्टी को, जो यहाँ की सेंटर की रूलिंग है, उसको फायदा और दूसरों को ब्लॉक करने के लिए। दूसरा, तमाम अपोजिशन की पार्टीज की सिक्योरिटी ले ली और रूलिंग पार्टी या रूलिंग पार्टी को सहयोग करने वाले उनको ये सिक्योरिटी दे दी। अच्छा, गुलाम नबी आज़ाद साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, इसमें जिस तरीके का कैंपेन हुआ और जिस तरीके से लोग बाहर आए, आप लोगों के बाहर आने को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने जाविये से हर एक चीज को देख रहे हैं। मैं लोगों के बाहर आने को जमहूरियत पर विश्वास और कंडक्ट इलेक्शन करने वालों को जमहूरियत पे अविश्वास बनता हूं, क्योंकि अविश्वास अगर नहीं होता कंडक्ट करने वालों को तो वो सबको फ्रीडम देते, फिर इस तरह से रिजर्व कॉन्फ्रेंस नहीं करते, फिर इस तरह से सिक्योरिटी किसी को देकर और किसी को नहीं देते। तो लोगों का जमहूरियत पर विश्वास है, लेकिन जो सरकार कंडक्ट कर रही है उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है और न जमहूरियत पर। क्या वाकई तौर पर कांग्रेस की लीडरशिप जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर क्रॉस हुई है? सेंट्रल लीडरशिप एक पायदान पर है, जम्मू कश्मीर आते आते उसमें वॉइस चेंज होती है, जम्मू में एक, कश्मीर में एक, और यही वजह है कि जो पीपल्स अलायंस बना उसमें कांग्रेस एक वाजिया पोजीशन लेकर सामने नहीं आई। देखिए, उसमें जल्दी शायद हुआ, बहुत जल्दी हुआ। मैंने वैसे ही कहा ना कि इन्होंने एक तरफ से खुद जल्दी रातों रात ये डिलिमिटेशन की, दूसरे दिन नोटिफिकेशन की, तीसरे दिन इलेक्शन शुरू किए। तो पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे बैठने का, और शायद वो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि जल्दी करो और अपोजिशन को इकट्ठे होने का मौका न मिले, उन्होंने अपनी पॉलिसी के हिसाब से, और उसका ये नुकसान हो गया कि वाकई अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे होने का, सोचने का, एक होने का मौका नहीं मिला। तो अभी जो हिज़्ब इख्तिदार बीजेपी है वो लगातार आप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि कोई भी लीडर खड़े होकर ये बताए कि 370 पर कांग्रेस का मौक़िफ़ क्या है, क्या वो वापस लाना चाहती है, नहीं लाना चाहती है? देखो, दो चीज़ें। सबसे पहले मैं तो जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए बीजेपी 370 में क्या, 370 में अभी दो चीजें बची हैं, 35A जमीन और नौकरी। तो अगर 370 इतना खराब था तो ये कह दें 370 में तीन चीजें थी, हमें ये नहीं चाहिए। मैं इनको वापस जवाब बताता हूं। बता दे आज बीजेपी वाला कि ना हमको 370 में ये दो चीजें थी, ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये अनटचेबल हो गई, ये मकरू हो गई। भाई 370 बड़ा मकरू था, खराब था, और उसमें यही दो चीजें रही थी, ये हमको नहीं चाहिए, कह देंगे। उसके बाद
बाद में अपना फैसला सुनाऊंगा। हमें 370 उर्दू में लिखा है, इस पर किसी को आपत्ति है, तकलीफ है जी, तो वो दूसरी बात है, वो दूसरी बात है। लेकिन 370 में जमीन और नौकरी बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है ना, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए वाल्मीकि, गोरखास, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, इनको बेसिक राइट से रोका गया। आपको लगता है कि आपके टेन्योर में जो मुफ्ती साहब भी थे, कंसेंसस बन रहा था, अगर वो गया होता, चला होता, तो शायद आज ये इस तरीके का माहौल नहीं होता? देखिए, हमारे वक्त में बहुत सही शुरुआत हुई थी, लेकिन बदकिस्मती चले नहीं। हमने पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया, दूसरा किया, तीसरा किया, और 26 पार्टियों ने उसमें शमूलियत, हुर्रियत को छोड़कर सब, बीजेपी ने भी उसमें शमूलियत की। इवन कश्मीरी पंडितों की 3 संगठन थे, 3 के तीनों ने कर दी, और पहाड़ियों ने की, गुजरों ने की, लद्दाख वालों ने की, लद्दाख के भी अलग अलग 26 या 27 पार्टियाँ ने। तो वो अगर आगे बड़ा होता, वो सरकार बीच में चली गई बदकिस्मती से, तो मेरे ख्याल में आज बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई होती। लेकिन मैं ये मानना चाहता हूँ, ये जम्मू कश्मीर में खामखा का ये जो मुद्दा, कुछ कहते हैं 370 और कुछ कहते हैं ज़मीन है, उसका मतलब है कि आदमी नहीं चाहिए, लेकिन इसका दिल निकाल के हमको दे दो, इसके गुर्दे निकाल के दे दो। 370 एक आदमी है, इसमें एक दिल है, क्या कहते हैं, ज़मीन। आर्टिकल 355A जी, और इसके गुर्दे हैं नौकरी। तो ये कैसे आदमी तुम निकाल दो, लेकिन गुर्दे और दिल हमको निकाल दो। अरे गुर्दे और दिल निकाल कर 370 बनता है भाई। गुलाम नबी आज़ाद साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आज मैं चाहूँगा कि इसकी थोड़ी सी वजाहत भी हो, क्योंकि मामला हाई कोर्ट के अंदर भी है। वो है रोशनी एक्ट, जिसको लेकर आपने एक खाका खींचा था, और बाद में अब तरह तरह की सियासत उस पर चल रही है। 2 चीजें, रोशनी और फॉरेस्ट एक्ट, ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन इन दोनों सियासत काफी ज्यादा। देखें, ये इसमें सब सियासत खेली जा रही है। रोशनी एक्ट में क्या था कि जो गरीब थे, उसमें ये हमने नहीं सोचा था कि हिंदू कौन है, मुसलमान है। गरीब की एक अलग है, उसमें शेड्यूल कास्ट है, उसमें शेड्यूल ट्राइब हिंदू है, उसमें गुजर बकरवाल भी है, जो 60 3 जनरेशनों से उस ज़मीन पे बैठे हैं। शायद वो आज कागज़ों में फारस लिखी हो, लेकिन आधा हिंदुस्तान फारस में लिखा है। आज हिंदुस्तान में जितने प्रोजेक्ट्स, यहाँ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान में जितने प्रोजेक्ट्स है, उन प्रोजेक्टों को शहर में भी है, उनको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ती। आज वहां फॉरेस्ट का नाम नहीं, आज बस्ती है, लेकिन क्लियरेंस लेनी पड़ती है, क्योंकि कागजों में वो 200 साल पहले फॉरेस्ट था, क्योंकि 100 साल पहले वो फॉरेस्ट था। तो लेकिन जब वहां कमेटी जाती है, वहां फॉरेस्ट नहीं आबादी है, तो अल्टीमेटली वो देते हैं भाई 200 साल पहले होगी, 50 साल पहले होगी। 80 साल पहले हमारी आबादी 32 करोड़ थी, आज 132 करोड़ है। 100 करोड़ बढ़ गई इस आज़ाद हिंदुस्तान में हमारी आबादी। तो जाहिर है आबादी जब बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी, जंगलों की तरफ ही जाएगी ना, है, चाहे वो दिल्ली की तो जंगल की तरफ जाए। तो जब से दुनिया बनी है तो ऐसे ही बनी है ना। आज जितने प्रोजेक्ट आप देखेंगे, बिजली के प्रोजेक्ट देखेंगे, बाकी प्रोजेक्ट देखेंगे, 99% प्रोजेक्ट जो हैं उन जमीनों में कागजों में फर्ज दिखाया है, लेकिन फारस नहीं है, उनको इजाजत दी। इसी तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में आपके कागज फारस के होंगे, लेकिन वहां बस्ती कब से है, 3 जनरेशन से। तो अब कागज पे फारस लिखा है, तो 3 जनरेशन से वो जहाँ हैं आबादी बढ़ गई है, शहर में बैठ नहीं सकते, तो उसको आपको रेगुलाइज करना होगा ना, है, रेगुलाइज करना होगा कि आदमी को आदमी के सर पर बिठाना होगा शहर में या श्रीनगर में। तो इसलिए जिनका कब्जा, जो गरीब आदमी है, उनको तो बेचारों को फ्री दे दो भाई, क्या ले, वरना उनको रोज पटवारी जाता है, वो उनसे हर साल पैसे लेता है कि मैंने, पुलिस वाला जाता है, मैं निकाल दो उनको। और जो शहरों में रहते हैं, शहरों में लेते हैं, उनको पैसा ले लो, जो भी कीमत है शहर के नाम से उनके पैसे ले लो। तो सिंपल पॉलिसी है। गरीब जो बेचारा जिसके, और हमारे ऐसी थोड़ी यूपी की तरह 200 एकड़ है, 300 एकड़ है, हमारे कनालों में है भाई। हमारी एवरेज ज़मीन कितनी है, 2 कनाल 3 कनाल, 2 कनाल 3 कनाल पे उसको 1 महीने का खाना निकलता है। ऐसे नहीं है कि भाई बड़ा लेविश है
कि भाई गुजरात में हमने 2000 एकड़ किसी को दे दिए तो बड़ा स्कैम हो गया, 4000 एकड़ हो गया जितना जम्मू कश्मीर है। तो ऐसा उसको बना, एक तो ये है। दूसरा है किसी का कब्जा है, उस कब्जे को भी डाल दिया इसमें, ना जाए वो इसमें नहीं। तीसरा इन्होंने बनाया कि भाई 25,000 करोड़ का रेवेन्यू आना था। वो नोशनल था, नोशनल ऐसे ही जैसे यहाँ कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया था और वो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ठीक किया। एक ऑफिसर ने बैठ के लगाया था कि अगर ये सरकार ने ये खदानें बेची होती तो 2 लाख करोड़ आता। हाँ, उसी पर हमारी सरकार के खिलाफ 2014 में मनमोहन सिंह जी पर यह इल्ज़ाम लाया कि इन्होंने खदानें ऐसे दे दी, अगर ये बेच दी होगी तो इन पे 2 लाख करोड़। वो नोशन घर में बैठ के किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट में उसे स्ट्रक ऑफ किया, ये घर में बैठकर खदानों का नहीं है, उनमें कुछ भी नहीं आया। बाद में ये गवर्नमेंट को भी वैसे ही देनी पड़ी। लेकिन एक बंद तो एक नोशनल था, और वो नोशनल भी शायद 24 लाख कनाल पे था। ये तो 4-5 लाख कनाल ही हुआ है। एक तो 24 लाख तो दी नहीं, तो फिर आप कैलकुलेट करो। आप 24 लाख पे जो कैलकुलेट हुआ है वो 4 लाख पे लगा रहे हो, और फिर वो नोशनल आपने कहाँ मांगा? आप श्रीनगर में कहोगे कि एकड़ वहाँ कनाल दो, इसका जमीन की कीमत 2 करोड़ है, तो आप पुंछ का भी लगाओगे उसी 2 कनाल का 2 करोड़, अरे वहाँ तो 1 लाख होगी। तो नोशनल है ना। तो ये एक भूत का बुतंगड़ बनाया गया। और तीसरा जो आबादी के हिसाब से वो भी गलत है। पहले जम्मू में बनाया है कि बसाने, मुसलमानों को बसाने के लिए, बाद में निकला कि 95% तो हिंदूज को हुए रेगुलाइज हुआ है, 5% मुसलमान को हुआ। और अगर मैं कहता अगर मुसलमान भी, तो पाकिस्तान से तो मुसलमान नहीं आया है, बांग्लादेश से तो नहीं आया है भाई, पुंछ का आया होगा जम्मू में है, या रजौरी का आया होगा, डोडा का है, तो अपनी स्टेट का ही तो है भाई। कौन रोकता है जम्मू वाला जाए कश्मीर में बनाए? मैं बहुत खुश हूं कि हमारा उधमपुर वाला जाए अनंतनाग में बनाए, कठवा वाला सोपोर में बनाए। एक स्टेट है, जब तक एक स्टेट है तो तब तक तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि भाई ये इसको आबादी को कम कर रहे हो, इसको हमको ये नहीं देखना चाहिए ये इस धर्म का है तो इसको मिल गई, इस धर्म को, गरीब है तो मिल गई भाई। हाँ, अमीर आदमी है, वो हिंदू है, मुसलमान है, उसके लिए नॉर्म सेट किया, उसके लिए सेट है, उसको एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई और मैं खास करके कहूँगा कि मेरे वक़्त में जितना मैंने कानून पास किए थे कि जिसकी स्पेशल 15 दिन में ही मैंने कानून लाया था कि करप्शन के खिलाफ, दुनिया का पहला कानून है। और उस वक़्त में भी अगर कोई ऑफिसर करप्शन करना चाहे तो उसको डबल लटकाना चाहिए। उसका मतलब है कि वो बहुत ही दिलेर करप्ट आदमी है, बहुत ही जबरदस्त। उसका मतलब है कि वो डाकू है। सुनवाई करने के बाद इसको नल एंड वाइड करार दिया कानून को। अब वो जल्दी में, हेस्ट में, अब मैं कोर्ट पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उसके इम्प्लीकेशन सुननी चाहिए थी कि अगर 1000 को नुकसान पहुंचा, उन 1000 के खिलाफ आप कार्रवाई करो। लेकिन 1 लाख अगर गरीब है, बेचारा है, उसको क्यों आप डिस्पोजेस करते हैं? उसको क्यों अपनी 2 रोटी की वजह से मारते हैं? आपको लगता है कि लॉ डिपार्टमेंट अपनी होमवर्क किए बिना ही चला गया? लॉ डिपार्टमेंट चलते कहाँ? आज तो यहाँ नहीं चलते तो वहाँ क्या चलेंगे? आज तो ये करना है और ये नहीं करना है। आपका मतलब कि दिल्ली से फरमान आते हैं कोर्ट्स के लिए? नहीं, जो भी जो है ये करना है, ये करना है। नहीं, मैं कोर्ट की बात नहीं करता हूँ, आप लॉ डिपार्टमेंट की बात। कहाँ लॉ वाला है? सर, एक लास्ट सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीपल्स अलायंस को लेकर आप मुस्तकबिल कैसा उसको देखते हैं? क्या आगे ये कहीं टिक पाएगा? कौन सा पीपल्स अलायंस? जो अभी जम्मू कश्मीर का है। टू बी वेरी फ्रैंक, न उनमें से मुझसे इस अलायंस के बारे में किसी ने बात की। खबरें तो बहुत है कि जनाब आजाद साहब से बड़ी मुशावरत हुई है जी। ना, मुझसे किसी अलायंस के बारे में मुझसे कोई किसी ने चर्चा नहीं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कुछ कह रहा है? न मुझसे अलायंस के बारे में किसी ने की, और कौन कौन उसमें जाएगा उसके बारे में किसी ने की, न मैंने उसमें कोई दखल दिया।
कांग्रेस के अंदर एक प्लानिंग ग्रुप बना था जिसमें आप भी मेंबर थे, जम्मू कश्मीर को लेकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब हेड कर रहे थे, चिदम्बरम साहब थे। वो अभी है। क्या वो अलाइव है, कुछ काम हो रहा है उस पर, या वो सिर्फ? नहीं, अभी कोई खास उस पर नहीं हुआ, लेकिन मैं यही कहता हूं कि अगर इलेक्शन या तो आर पार्टी डिलिमिटेशन हो, एक सुझाव है, फिर उसके बाद इलेक्शन हो या इलेक्शन हो उसके बाद डिलिमिटेशन हो। अगर जिस तरह से ये जिला परिषद की, जिला कमेटी की, डीडीसी की डिलिमिटेशन हुई असेंबली है, बहुत बड़ा विवाद होगा, बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशू बनेगा। तो इसको लेकर कांग्रेस स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग ग्रुप, कश्मीर विज जो ग्रुप बना था, क्या नहीं, उस पर जिम्मेदारी नहीं है? वो सभी पार्टी को और सरकार से हमें, कांग्रेस तो बड़ी जमात है, कांग्रेस अकेली को नहीं करना। कांग्रेस यहाँ के लिए हो सकती है, जम्मू कश्मीर में बड़ी पार्टी नहीं है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी है, पीडीपी एक वक्त में थी, अब नहीं है, उनके तो सब चोरी हो गए लोग, है तो, लेकिन है। और दूसरी रीजनल पार्टी और बीजेपी है। मैं नहीं कहता हूं कि बीजेपी को रूल आउट करके चीज़ है, बीजेपी हमारे जम्मू में बड़ी पार्टी है। ये सभी पार्टियों को हल निकालने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए बजाय पावर समेटने के लिए। जब कोई भी सॉल्यूशन आप इस नीयत से करने हैं कि हमें हल निकालना है, तो फिर पर्सनल इंटरेस्ट को फोरगो करना चाहिए कि इसमें मुझे कितना फायदा होगा, तब आप कभी हल नहीं निकाल पाएंगे। प्रॉब्लम इस पार्टी की है कि मुझे कितना फायदा मिलेगा, मुझे मेरी सरकार बनेगी कि नहीं, मुझे मेरी सीटें बढ़ेंगी नहीं, वो देख के करते हैं, तो इसलिए हल नहीं निकालता। क्या आपको लगता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब पर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, जिम्मेदारी है? कांग्रेस पार्टी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये रिकॉर्ड रहा है कि 1975 तक कांग्रेस की एब्सोल्यूट 3/4 मेजॉरिटी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद शेख साहब खुद एमएलए नहीं थे, बेग साहब खुद एमएलए नहीं थे, लेकिन अपने फायदे की बात नहीं की, सूबे की बात की, देश के फायदे की बात की। इंदिरा जी ने शेख साहब के साथ अकॉर्ड किया और पूरी कांग्रेस पार्टी को कहा कि तुम गवर्नमेंट स्टेप डाउन, मिनिस्टर स्टेप डाउन, और शेख साहब हुकूमत बनाएंगे। उसे कहते हैं हल निकालना कि अपने, और यही हल हमने राजीव गांधी पर मिजोरम में निकाला, आसाम में निकाला, पंजाब में निकाला। तो आज पंजाब में भी शांति, आसाम में भी शांति, मिजोरम में शांति। अपनी गवर्नमेंटों को डिसमिस करके अपोजिशन जो नाराज थे उनके हवाले की। ये एक सबक जब तक बीजेपी नहीं सुनेगी, ये सिस्टम नहीं करेगी कि त्याग देना है और स्टेट के हुड में और देश के हुड में कुर्बानी देनी पड़ती है, न कि कुर्बान किसी को करना पड़ता है। ये फार्मूला जब समझेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम नबी आज़ाद साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। समय नाज़रीन, गुलाम नबी आज़ाद साहब मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुल्की सियासत और रियासत की सियासत पर उन्होंने गुफ्तगू की, उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आने वाले दिनों में रियासत की सियासत किस डगर चल सकती है। फिलहाल मुझे देंगे आप इजाज़त, अब बने रहेंगे हमारे साथ। खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।